हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का अपने प्लेटफॉर्म iprivateteacher.com पे। सोच रही थी कि मैं लाइव जाऊंगी, बट लाइव जाने का मुझे यहाँ पे कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा था और कल से कोई वीडियो अपलोड नहीं हुई थी। बस इसी ख्याल के साथ में मैंने कहा कि चलिए लगे हाथ में यहाँ पे कुछ वीडियोस अपलोड कर देती हूँ। और ये जो आपकी वीडियोस मैं आपको शो करने जा रही हूँ, ये वीडियोस है हमारे यूपी ट्रिपल एससी पेट के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण। तो 1 मिनट का मुझे समय दीजिए, मैं पेन ले लूँ और उसके बाद में मैं स्लाइड शो शुरू करती हूँ। वो ज़्यादा बेटर रहेगा अगर पेन मेरे साथ में चलती रहेगी, ठीक है। सो यूपी ट्रिपल एससी का जो आपका ये बैच है, इसमें आपको मिलने वाली है आपकी रोज़ एक प्रैक्टिस क्लासेस, जिसमें आप करेंगे अपने सारे सब्जेक्ट की प्रैक्टिस, जहाँ पे स्पेशली आपकी जो जीएस का पोर्शन है, जीएस और जीके को लिया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जितने भी जीएस वाले क्वेश्चन हैं, जो भी आपके पोर्शन आते हैं, मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश को छोड़ करके बाकी सारे पोर्शन, करंट वगैरह सब इसी में आपके तय कर लिया जाएगा। तो चलिए, यहाँ पे कम से कम 15 क्वेश्चन की जो सीरीज है आपके लिए मैं लेकर आई हूँ और रोज क्वेश्चन लेते आती रहूंगी। तो क्वेश्चन नंबर पहला है, पूछ रहा है हड़प्पा के सभ्यता के दौरान डांसिंग गर्ल नर्तकी की कांस्य प्रतिमा बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया। दिए गए ऑप्शन में से किसका इस्तेमाल किया गया? और अपने हिंदी भाषी बच्चों के लिए और अंग्रेजी भाषी बच्चों के लिए मैं बाइलिंगुअल लेकर आई हूँ कि जिनको हिंदी में नहीं समझ में आएगा वो इंग्लिश में पढ़ेंगे। और अगर आप वीडियो बाद में देखते हैं तो आप मुझे बताइएगा 15 में से आपने कितने सही क्वेश्चन किए। तो यहाँ पे पहला पूछ रहा है कि टेक्निक यूज फॉर द मेकिंग ब्रोंज स्टैचू डांसिंग गर्ल ड्यूरिंग द हड़प्पा सिविलाइजेशन। पत्थर की नक्काशी, हाथी दांत नक्काशी, लकड़ी की नक्काशी या मोम लोपी ढलाई कास्टिंग, लॉस्ट वैक्स कास्टिंग आपकी यूज होती थी। सो बेटा, जो हड़प्पा की सभ्यता के दौरान डांसिंग गर्ल की प्रतिमा थी उसमें आपकी ये यूज होती थी। ऑप्शन नंबर डी वाला आपका सही जाएगा। सी पे लग गया, पेन का चक्कर है बाबू बाबू भैया, पेन का चक्कर है। तो उसके लिए मोम लोपी ढलाई कास्टिंग का प्रयोग किया गया था। क्वेश्चन नंबर 2 पे हम पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पहुंच रहा है आपका कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान किस नदी के तट पे प्राप्त हुआ था? तो आपका ऑप्शन है गंगा, गंडक, पुनपुन या निरंजना नदी। तो बेटा, दिए गए ऑप्शन में से जो आपका राइट ऑप्शन जाएगा इस क्वेश्चन का, वो है आपका निरंजना नदी। निरंजना नदी को आप, ये आपके बिहार में देखो, मैंने यहाँ पे दे रखा है, इसके बारे में एक स्लाइड भी ले रखी है कि करीब 500 ईसा पूर्व गौतम बुद्ध को फल्गु नदी, तो जो आपकी निरंजना नदी है, निरंजना नदी को एक और नाम से जाना जाता है जिसको आप फल्गु बोलते हैं। तो फल्गु नदी के नीचे, फल्गु नदी के किनारे इनको बोधि गया जो आपका वृक्ष है, पीपल का वृक्ष है, उसके नीचे इनको ज्ञान प्राप्ति हुई थी। और ये 3 दिन 3 रात तक तपस्या में बैठे हुए थे, उसके बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। उसके बाद वो बुद्ध के नाम से जाने गए। तो जिस नदी के किनारे उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था उसे निरंजना नदी कहते हैं, जिसे फल्गु नाम से भी जाना जाता है। और बोधि वृक्ष के नाम से मशहूर गया में उन्हें पेपल पेड़ के नीचे आत्मज्ञान मिला था। चलिए, मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 3 कि हर्षवर्धन के शासन काल में आपके कौन सी ऐसी राजधानी थी जो थानेसर से स्थानांतरित हो गई थी? मतलब एक नई राजधानी बनी थी जो थानेसर से स्थानांतरित हुई थी। पहले थानेसर थी, उसके बाद कौन सी एक नई बनी थी हर्षवर्धन के शासनकाल में? तो कन्नौज, पाटलिपुत्र, मगधा और कुरुक्षेत्र में से जो आपकी कन्नौज थी वो बनी थी, जो नई राजधानी बनी थी। ऑप्शन नंबर ए सही जाएगा। पेन मुझे दिखती नहीं है, मैं कहाँ गायब हो जाती पेन, बाप रे बाप, ये दिखी बहुत छोटी सी है। तो कन्नौज आपका राइट ऑप्शन जाएगा। 1 सेकेंड का मुझे आप टाइम दें तो मैं आपको बता देती हूँ। 1 सेकेंड आप मुझे दीजिए। मैं थोड़ा सा यहाँ पे जा करके पेन्स के बिट को मोटा कर लूँ तो बेटर रहेगा, क्योंकि यहाँ पे अभी जो हाइट बिट लग रही है मुझे काफ़ी छोटी दिख रही है, इसीलिए मुझे वहाँ पे स्लाइड शो के दौरान चीज़ें दिख नहीं रही है। तो चलिए, जो राइट आंसर जाएगा बेटा आपका, ये जाएगा कन्नौज में। तो यहाँ पे देखिए, सही उत्तर कन्नौज है। और राजा अभिषेक के बाद में राजा हर्षवर्धन ने थानेश्वर से आपकी जो कन्नौज के 2 राज्यों को एकजुट कर दिया था और राजधानी उन्होंने थानेश्वर आपकी चेंज कर दी थी, ठीक है। तो थानेश्वर से आपका हो गया था कन्नौज, हो गया था, क्या हो गया था? कन्नौज हो गया था। मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 पूछ रहा है कि किस सेना की ताकत छापामार गुरिल्ला रणनीति थी? ब्रिटिश, मराठा, मुगल या नायक में? तो जो मराठा आपकी सेना थी, मराठा सेना की आपकी गुरिल्ला छापेमार रणनीति थी। और देखिए, गुरिल्ला छापेमार रणनीति किसको बोलते हैं? तो गुरिल्ला या छापामार युद्ध रणनीति के अंतर्गत या युद्ध प्रणाली के अंतर्गत सैनिकों की छोटी छोटी टुकड़ियां अपने हथियारों के साथ छुपी हुई रहती हैं और दुश्मन के वापस आते ही अचानक से निकल करके तेजी के साथ हमला करके वापस लौट जाती हैं। तो इससे फायदा क्या होता है कि इसमें छुपाव, आश्चर्य, तेज गति से आक्रमण होता है और कम सैनिक दुश्मन का अधिक नुकसान कर सकते हैं, जिससे दुश्मन की योजना को विफल
विफल किया जा सकता है और रेट ऑफ कैजुअलिटी काफ़ी कम हो जाती है। और शिवाजी जो मराठा थे उनकी छापेमार शैली आपकी प्रसिद्ध थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारे क्वेश्चन नंबर 5 हमारा यहाँ पे है। पेन मेरी फिर से गायब हो गई, कहाँ गायब हो गई राम जाने, ये रही मेरी पेन। क्वेश्चन नंबर 5 मुझे याद होना चाहिए था, वहाँ लिखा जा रहा है। ब्रिटिश ने निम्नलिखित में से किस भाषा को भारतीय समाज में प्रस्तुत करने की उत्सुकता दिखाई? संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी या इनमें से कोई नहीं। तो ब्रिटिश समाज ने आपकी अंग्रेजी भाषा को, ये भैया अंग्रेजी भाषा को, यहाँ गलत टिक लग गया है, अंग्रेजी भाषा को प्रमोट करने की आपकी उत्सुकता दिखाई थी, क्योंकि वो अंग्रेज थे तो अंग्रेजी भाषा को ही प्रमोट करने की उत्सुकता दिखाएंगे, ना कि किसी और भाषा को। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पर हम आते हैं। और ये सारे क्वेश्चन बेटा आप देखिएगा तो बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपके एग्जाम की दृष्टि से। तो पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले प्रथम कार्यकर्ता का नाम लिखिए। कौन से ऐसे प्रथम कार्यकर्ता है जिन्होंने पूर्ण स्वराज का मांग किया था? तो पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले जो प्रथम कार्यकर्ता है उनका नाम है मकबूल अहमद आजादी, बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक और हसरत मोहानी जी। तो हसरत मोहानी जी जो है ये आपके खलीफा के थे और ये कवि भी थे और इन्होंने ही पूर्ण स्वराज की मांग करी थी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन, उससे पहले यहाँ पे मैंने एक स्लाइड ले ली थी उसके एक्सप्लेनेशन के बारे में। तो प्रसिद्ध कवि और खिलाफत नेता हसरत मोहानी ने 1921 में अहमदाबाद में आयोजित भारतीय कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज अर्थात अंग्रेजों से पूर्णतः स्वतंत्रता मांग करने वाले पहले कार्यकर्ता थे। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 था। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव करते हैं। निम्नलिखित में से, फिर मेरा पॉइंटर गायब हो जा रहा है, बार बार कहाँ चला जाता है पता नहीं चलता है। निम्नलिखित में से किसे स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख कारण माना जाता है? आपका बंगाल में स्वदेशी आंदोलन हुआ था तो उसका प्रमुख कारण क्या माना जाता है? महिला शिक्षा के बजाय पुलिस और रेलवे में वित्त पोषण, कलकत्ता निगम अधिनियम, या बंगाल को विभाजित करने का निर्णय, या पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम। तो बेटा जो स्वदेशी आंदोलन था, स्वदेशी आंदोलन का मेन कारण था आपका बंगाल को विभाजित करने का निर्णय। जो बंगाल को विभाजित करने का निर्णय था इसी के कारण आपका स्वदेशी आंदोलन जो था वो हुआ था। और स्वदेशी आंदोलन के बारे में कुछ और बातें हैं, जैसे कि जब स्वदेशी आंदोलन हुआ था तो उस समय ही आपके तिरंगे का निर्माण किया गया था। तिरंगा बना था जो लाल हरा पीला रंग का था, बाद में गांधी जी को दिया गया, पिंगले वेंकैया ने इसको बनाया था और ये फिर आपका राष्ट्रीय तिरंगा बना था। ठीक है, मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन। खिलाफत मुद्दे को उठाने के पीछे गांधी जी का निर्णय क्या था? तो खिलाफत मुद्दे को उठाने के पीछे गांधी जी का जो पूछे निर्णय था, हिंदू और मुस्लिमों के बीच अधिक एकता, ईसाइयों और मुस्लिमों के बीच एकता, हिंदुओं और ईसाइयों के बीच एकता, या इनमें से कोई नहीं। तो इसके पीछे का रीजन था बेटा हिंदुओं और मुसलमानों के बीच एकता। आगे इसका एक्सप्लेनेशन भी है कि हिंदुओं और मुसलमानों के बीच अधिक एकता लाने के लिए खिलाफत आंदोलन की शुरुआत भारत में तुर्क ऑटोमन के खिलाफा के विघटन के विरोध में हुई थी। आंदोलन को गांधी जी का समर्थन, औपचारिक विश्व सरकार की फूट डालो और राज करो नीति का विरोध और सांप्रदायिक संभावना और सद्भावना को सुनिश्चित करने की रणनीति थी। यानी कि उस समय जो आपके अंग्रेज थे उनका क्या था कि फूट डालो और राज करो, तो वो हिंदू मुसलमानों के बीच फूट डाला करके राज करना चाह रहे थे। इसीलिए आपका एक खिलाफत आंदोलन हुआ था जिसमें उनकी इन रणनीति को विफल करके और अंग्रेजों को अपने देश से भगाया जा सके। तो क्वेश्चन नंबर 7 के बाद में क्वेश्चन नंबर 9 पे हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपका कह रहा है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों में ब्रिटिश सरकार के अंतिम अधिकार का एक उदाहरण क्या था? प्रांतीय सरकार पर गवर्नर की विशेष शक्तियां, प्रांतीय स्तर पे दैव शासन का उन्मूलन, संघीय बैंक की स्थापना या शक्ति का विभाजन। तो जो आपका भारत सरकार अधिनियम या क्या कहते हैं आपका जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया था उसका जो मेन रीजन था वो ये था कि प्रांतीय सरकारों पर गवर्नर के लिए विशेष शक्तियां। ठीक है, तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, या इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका फॉरवर्ड ब्लॉक है उसकी स्थापना सुभाष चंद्र बोस द्वारा की गई थी, अंग्रेजों के खिलाफ करी गई थी। क्वेश्चन नंबर आपका 10 के बाद में 11 यहाँ पर है, कह रहा है कि लक्षद्वीप की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी है? कवरत्ती, आइजोल, सिलवासा या पोर्ट ब्लेयर। तो जो आपकी कवरत्ती है ऑप्शन नंबर 1 वो है आपका राइट आंसर इस क्वेश्चन का। कवरत्ती आपकी राजधानी है लक्षद्वीप की और पोर्ट ब्लेयर है आपके अंडमान और निकोबार की। कमेंट करके बाद में बताइएगा कि आइजोल और सिलवासा कहाँ की राजधानी है। ये सारे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे पूछ रहा है कि भारत के निम्नलिखित में से किस स्थान पर दिन और रात में व्यापक अंतर पाया जाता है? यानी कि रातें ठंडी हो रही हैं, दिन गर्म हो रहा है, या दिन ठंडा हो रहा है, रातें गर्म हो रही हैं। केरल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, थारू मरुस्थल या गोवा। तो दिए गए ऑप्शन में बेटा जो आपका थारू मरुस्थल है ये इसका राइट आंसर जाएगा, क्योंकि जो थारू मरुस्थल है वहाँ पर आपके जो दिन होते हैं काफ़ी गर्म होते हैं और रातों में नमी होती है, कभी कभी बूंदाबांदी हो जाती है तो रातें ठंडी होती हैं।
मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि विश्व को कितने प्रमुख टाइम जोन में बांटा गया है। तो ऑप्शन है 12, 30, 24 या इनमें से कोई नहीं। तो विश्व को 24 घंटे के टाइम जोन में या 24 क्षेत्रों के टाइम जोन में बांटा गया है। मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कौन सा आपका एक परिवर्तन घटक जनसंख्या परिवर्तन का घटक नहीं है। मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ द पॉपुलेशन चेल। रुग्णता, प्रवासन, मृत्यु या जन्म। तो प्रवासन का मतलब होता है माइग्रेशन की सपोज मान लो 10 लोग आपके इंडिया में रह रहे हैं और 2 लोग मूव कर गए हैं आपके या 5 लोग मूव कर गए हैं पाकिस्तान, तो ऐसी दशा में भी जनसंख्या में चेंजेस होगा। मृत्यु हो गई किसी की तो जनसंख्या में चेंज होगा, जन्म हो गया किसी का तो जनसंख्या में चेंज हो गया। बट अगर किसी को कोई रोग हो गया है तो रोग होने से ना, जब तक इंसान मरेगा नहीं ना तब तक कोई चेंज नहीं आएगा, है कि नहीं। तो इसलिए जब आपको रोग होता है तो रोग होने के बाद में आपको जो जनसंख्या है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है ना जी। तो इसलिए जो राइट आंसर जाएगा इसका ये जाएगा रुग्णता। किसी को रोग हो गया है तो उससे थोड़ी जनसंख्या घटेगा बढ़ेगा, वो जब मर जाएगा तब जनसंख्या घटेगा बढ़ेगा। चलिए तो मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 हो गया क्या? ना एक 14 ना, गलत हो गया, हमसे गलत हो गया। ये है क्वेश्चन नंबर 14। मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, वो है आपका 15। एक करंट अफेयर का क्वेश्चन है। अब आप अगर ये वीडियो देखेंगे अच्छे से, आप इसका लाइक सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट करके हमको आंसर बताएंगे। आंसर बताने के बाद अगर हमसे बोलेंगे कि मैडम और क्वेश्चन ऐसा लेके आइए, तो आपके यूपी SSSC के लिए ऐसा क्वेश्चन लेकर आएंगे। और जब नहीं है बोलेंगे आप लोग तब भी लेकर आएंगे। क्या करें, हमारा तो काम है पढ़ाना, हमारा तो खर्चा पानी यही से चल रहा है, आप लोग का इंतजार थोड़ी करेंगे हम। तो देखिए यहाँ पर हाल में ही निम्न में से कौन सा देश पाकिस्तान के $2 अरब के कर्ज का पुनः निर्धारण करने पर सहमत हो गया है? सऊदी अरब, UAE, चीन या तुर्की। तो बेटा राइट नाउ वी ऑल आर अवेयर दैट कि जो आपका पाकिस्तान है इस पे 21 अरब का कर्जा है और इसमें से जो चीन है ये $2 अरब के कर्ज के पुनः निर्धारण पे सहमत हो गया है। तो आज की जो ये वीडियो थी इसकी सेवा यहीं पे मैं समाप्त करती हूँ आप सभी के साथ में। द एंड और थैंक यू के साथ में मैं खत्म करती हूँ कि आपने इस वीडियो को अंत तक देखा है। आप अगर मुझे कहेंगे तो मैं करंट पे, हिंदी पे, अंग्रेजी पे सब पे वीडियो बना करके लाऊंगी। बट हाँ, आज 15 में आपको कितने नंबर मिले मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। भगवान आपको दिन रात ऐसे तरक्की देता रहे। जिन लोगों ने मेरी वीडियो देखी उन सभी का सिलेक्शन हो जाए। चलिए फिर खत्म करते हैं आज की वीडियो को यहीं पे।